ओके। सो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम एसिडिक बफ़र और बेसिक बफ़र को डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? बफ़र। ठीक है। अच्छा, अब बफ़र को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि बफ़र से क्या मुराद है। बफ़र एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है और उस कंटेनर की पीएच जो है वो हमारे पास है जी 6। तो हम कोई बाहर से एसिड डालते हैं या कोई बेस डालते हैं तो जो पीएच में चेंज आएगा इट विल बी मिनिमम, इट विल बी निग्लिजिबल। वरना असूलन तो ये होना चाहिए था ना कि हमने एक एसिड डाला है तो पीएच कम हो जानी चाहिए थी। पीएच क्या है? पीएच इज़ बेसिकली लॉगरिथम ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन इन अ सोल्यूशन। यानी जब भी मैं पीएच बोलूँगी तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर से पढ़ा ना कि व्हाट इज़ पीएच। पीएच इज़ द लॉगरिथम स्केल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम कोई बाहर से एसिड, अगर एक सोल्यूशन है जिसकी पीएच 6 है और चूंकि ये एक बफर सोल्यूशन है, इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो एक बफर सोल्यूशन से मिलकर बने हुए हैं, तो जो हम बाहर से अगर कोई एसिड डालते हैं तो असूलन तो ये होना चाहिए था ना कि इसकी पीएच कम हो जाती, क्योंकि हाइड्रोजन आइंस ऐड हो रहे हैं सोल्यूशन के अंदर। बट ऐसा नहीं हुआ, इसमें बहुत ही निग्लिजिबल चेंज आएगा, इट विल बी अननोटिसेबल। लेकिन अगर ये बफर सोल्यूशन ना होता तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता, काफ़ी ज़्यादा पीएच जो है वो ड्रॉप हो जाती। लेकिन अभी हमने एक एसिड डाला है और इसकी पीएच जो है वो समथिंग 6 ही रही अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। इसी तरह NaOH जो कि एक बेस है, बेस को डालने से क्या होगा? OH आइंस की कंसनट्रेशन जो है जब ज़्यादा होंगी तो वो हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन कर लेगी और हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, मीनिंग कि पीएच जो है वो बढ़ जानी चाहिए थी ऑन एडिशन ऑफ NaOH विच इज़ अ बेस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगेन एक निग्लिजिबल चेंज आया है पीएच के अंदर। और वो क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास जो जो सोल्यूशन था जिसके अंदर हमने NaOH को डाला था, दैट वाज बेसिकली अ बफर। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बफर, तो बफर बेसिकली क्या है कि जो अपने अंदर पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी पीएच जो है वो, तो कहने का मकसद क्या है कि जो हमारे पास बफर है ना वो पीएच के अंदर चेंज को रेजिस्ट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीएच हम लाइक बफर हम बनाते कैसे हैं? व्हाट इज़ द, यू कैन से कि कंपोजिशन ऑफ अ बफर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि अगर मैंने एक एसिडिक बफर बनाना है, यानी कि जिसकी पीएच राउंड अबाउट 7 से कम होगी, विच विल बी कंसिडर्ड एज अ एसिडिक बफर, तो मैं वो कैसे बनाऊंगी? कोई आपके पास आए और आपको कहे कि अच्छा मुझे जो है वो एसिडिक बफर बना दो ताकि मैं इसके अंदर इन फ्यूचर अगर कोई एसिड या बेस डालनी हो तो इसके अंदर पीएच का चेंज ही ना आए। ठीक है। तो मैं क्या दिमाग में सोचूंगी, अच्छा मैंने कैसे एसिडिक बफर बनाना है? ठीक है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमेशा अगर आपने एसिडिक बफर बनाना है तो इट विल बी composed of two things. Number one is a weak acid. लाइक मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक एसिडिक बफर बनाना है तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मैंने बनाना है जी एसिडिक बफर। तो मैं, अगला बंदा मुझसे पूछता है कि अच्छा कैसे बनाऊँ एसिडिक, तो मुझे पहली क्या चीज़ चाहिए होगी? एक वीक एसिड। अब वीक एसिड हमने इतने सारे पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ CH3COOH विच इज़ कंसिडर्ड एज अ एसिडिक एसिड, सो इट्स अ वीक एसिड। वीक एसिड से क्या मतलब है कि जो हमारे पास, लेट सपोज अगर हम जो है वो इसकी 10 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं एसिडिक एसिड के, तो वो जो है वो सारा का सारा जो है वो वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा। लेट से इसके 6 मॉलिक्यूल्स ही जो है वो डिसोसिएट हुए हैं। ठीक है। ये हमारे पास एसिडेट आइन है और ये जो है वो हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन है। यानी मैंने जो है वो 10 डाला, 10 में से सिर्फ 6 जो है वो डिसोसिएट हुआ और बाकी जो 4 हैं वो अभी भी सोल्यूशन में ऐसे ही का ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है। CH3COOH जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये होता है हमारे पास वीक एसिड, कि सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद वो कम्प्लीटली अपने आइंस में डिसोसिएट नहीं होता,
अगर 10 है तो उसमें से 6 डिसोसिएट होगा, 4 का वैसे ही रहेगा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं ना, तो वो पूरे का पूरा ही डिसोसिएट हो जाता है सोल्यूशन में। 10 मॉलिक्यूल है ना अगर उसके, तो 10 के 10 ही जो है वो जाके आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट इस केस में 10 में से सिर्फ 6 अपने आइंस के अंदर डिसोसिएट हुए हैं, और बाकी 4 जो हैं वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहे हैं ऑन द एडिशन के हमने इसको सोल्यूशन में डाला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आइए। वीक एसिड क्या होता है, तो मैंने पहली बात क्या की कि अगर मैंने बफर बनाना है तो मुझे वीक एसिड की ज़रूरत होगी, विच इज़ इन दिस एग्जाम्पल हमने जो है वो एसिडिक एसिड को कंसिडर किया। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, हमने इसी वीक एसिड का जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस लेनी है या कंजुगेट बेस लेनी है। अब इसकी जो हमारे पास कंजुगेट बेस है एसिडिक एसिड की, वो क्या है, CH3COO Na। अच्छा, हमने जो भी सॉल्ट लेना है ना, कंजुगेट मतलब हमारे पास जो भी हम इसका जो है वो सॉल्ट लेंगे, कंजुगेट सॉल्ट लेंगे, इसका जो कॉन्ट्ररी सॉल्ट लेंगे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जो CH3COO Na है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि इट विल, अगर मैं इसका 10 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ ना, तो ये 10 का 10 जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा अगर हम इसको सोल्यूशन में डालेंगे, राइट। तो ये चीज़ है कि अगर हम ने बफर बनाना है तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो वीक एसिड होना चाहिए और उसी का जो है वो हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेना है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं CH एसिडिक एसिड की बात कर रही हूँ तो उसका जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, राइट, वो कौन है, CH3COO Na, जो कि सोल्यूशन में जाके कंप्लीटली तौर पे डिजॉल्व हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड हम एक वीक एसिड ले रहे हैं जो कि पूरा का पूरा डिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, इसका ना आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसका कोई ना कोई पर्पज़ है, कोई ना कोई मकसद है इसका, कि हम वीक एसिड ले रहे हैं और उसका वीक एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं ले रहे, और उसका जो सॉल्ट ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, वीक नहीं ले रहे। तो हमेशा अगर आपसे कोई भी आगे बंदा पूछता है कि अच्छा ठीक है व्हाट इज़ बफर, आप कहोगे कि ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसमें हम एसिड या बेस डालने के पर उसकी pH पे निग्लिजिबल इफेक्ट आ जाए। दूसरा सवाल वो आपसे करेगा कि अच्छा ठीक है एसिडिक बफर कैसे बनाओगे। आप कहोगे कि मैं 2 चीज़ें लूँगा, एक जो है वो मैं एसिडिक एक वीक एसिड लूँगा और उसी वीक एसिड का मैं जो है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लूँगा। ठीक है, ये 2 बातें अगले को बता देनी है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हमने एक वीक एसिड लिया है और क्यों हमने उसी वीक एसिड का जो है वो सॉल्ट लिया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लिया है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, मैंने वही एग्जांपल लिया है। मैंने क्या किया है यहाँ पर, व्हाट इज़ दिस मेंट बाय 4 क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे एसिडिक एसिड के। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि ये पूरा का पूरा तो डिजॉल्व नहीं होगा। 10 मैंने लिए थे और 10 में से 6 जो है वो हमारे पास आइंस में कन्वर्ट हो गए, तो पीछे कितने रह गए, 4 CH3COOH मॉलिक्यूल की फॉर्म में सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है वो ये 4 CH3COOH यही चीज़ है। ठीक है, ये मतलब मैंने क्या किया था, मैंने 10 मॉलिक्यूल्स डाले हैं एसिडिक एसिड के, जिसमें से 4 जो हैं वो डिसोसिएट नहीं हुए और 6 जो हैं वो डिसोसिएट हो गए। कैन यू सी हियर एंड कैन यू सी हियर, ये वो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि ये 4 जो हैं वो डिसोसिएट नहीं हुए और ये जो हैं वो डिसोसिएट हो चुके हैं। ओके, नाउ कंसिडरिंग अबाउट द सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो सॉल्ट था वो स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये जो है वो हमारे पास जो सॉल्ट था उसका कोई मॉलिक्यूल नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि ये चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई कि ये कंटेनर में मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, इनका क्या मतलब है। अब जो है वो हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने जैसे बताया ना कि मैं अगर इसमें कोई, क्योंकि अब ये क्या है, ये एक बफर सोल्यूशन बन चुका है। अब मैं अगर इसमें कोई जो है वो बाहर से सॉल्ट कह रही हूँ, एसिड डालती हूँ, यानी HCl डाल दिया मैंने, तो अब असूलन तो ये होना चाहिए ना कि अब ये सोल्यूशन में जाएगा और ये अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन आइन दे दिए इसने, और हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से pH ने डिक्रीज़ होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक बफर सोल्यूशन है तो हमारे पास pH के अंदर ड्रॉप नहीं आएगा। होगा क्या, ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्लस है ना, 2 हाइड्रोजन प्लस आइंस हैं, ये हमारे पास ये जो सोल्यूशन के अंदर CH3COO है माइनस जो है वो पड़ा हुआ है ना,
ये देखो, ये भी 10 पड़ा हुआ है, ये भी 6 भी पड़ा हुआ है, ये इनके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हुआ क्या कि जब मैंने जो है वो HCl डाला ना, HCl डाला सोल्यूशन के अंदर, कैन यू सी हियर, ये HCl डाला ना तो ये H+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है ना, इसने सोल्यूशन की pH कम कर देनी थी, लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो CH3COO- आइंस मौजूद हैं, तो ये माइनस आइंस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये अगेन क्या बना देगा, CH3COOH, राइट। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हुई है, जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये इसका मतलब भी बिल्कुल वही है कि जब मैंने HCl डाला तो जो हाइड्रोजन आइंस थे वो इस CH3COO- के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास जो है वो एसिडिक एसिड बन गया। अब अगेन तो इसका क्या हमें फ़ायदा हुआ, इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें कि हमारे पास जो pH में ड्रॉप आना था ना, अब वो नहीं आएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो आगे जिन्होंने pH को कम करना था, अब वो CH3COO- के साथ रिएक्ट कर चुके हैं, और अब कौन सा pH में चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, आगे की बात हो सकती है कि ये हमें पता है कि इट इज़ अ वीक एसिड, तो ये स्पॉन्टेनियसली जो है वो सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा, इट कैन कन्वर्ट इनटू CH3COO- प्लस H, लेकिन चूंकि ये एक वीक एसिड है तो ये बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, बहुत थोड़ा सा जब डिसोसिएट होगा तो बहुत थोड़े हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आएंगे सोल्यूशन में, और अगेन जो pH में चेंज आएगा दैट विल बी द मिनिमम। ठीक है, निग्लिजिबल चेंज हमारे पास pH के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम बफर की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई भी एसिड या बेस डालते हैं तो उसके डालने से जो pH में चेंज आता है वो निग्लिजिबल होता है, लेकिन दैट इज निग्लिजिबल। कैसे कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयंस आए थे, ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, HCl डाला, हाइड्रोजन आयंस आ गए हमारे पास सोल्यूशन में, pH को कम होना चाहिए था काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हमारे पास एसिडेट आयंस थे इन्होंने हाइड्रोजन के साथ कम्बिनेशन कर लिया और जो है वो CH3COOH बना लिया, विच वॉज अ वीक एसिड, बहुत कम जो है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर सोल्यूशन में जो है वो डिजोल्व होता है। तो एज अ रिजल्ट बेशक ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन में कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयंस देगा, लेकिन दैट विल बी वेरी मिनिमम। तो जो pH का चेंज आएगा सोल्यूशन में वो बहुत निग्लिजिबल होगा, ठीक है, आएगा लेकिन बहुत निग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू दैट कि अगर वो इसके साथ रिएक्ट ना करता, ये चीज़ ना होती ना, तो इसके साथ रिएक्ट ही ना करता तो ये हाइड्रोजन आयंस pH में बहुत ड्रॉप ले आते। तो ये बात हम करते हैं, हम इस तरह, इसलिए हम वीक एसिड लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेने की वजह ये नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड ना लेने की यही वजह है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते ना तो फिर तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता, तो फ़ायदा कोई नहीं था, हाइड्रोजन आयंस जो है वो और मतलब हमें सोल्यूशन में आ जाते, तो pH काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती, इसलिए हमने वीक एसिड लिया है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात हमने कर ली कि हमने कोई एसिड डाला और हमारे अंदर जो ये CH3COO नेगेटिव पड़े हुए थे इन्होंने इस pH को कम होने से बचा लिया और इतना pH में ड्रॉप नहीं आया। व्हाट अबाउट अगर हम जो है वो इसी सोल्यूशन के अंदर NaOH डाल दें, हम इसमें बेस डाल दें, जब बेस डालेंगे ना तो OH आइंस की देखो बेस भी अपने रिस्पेक्टिव आइंस में तब्दील होगा, तो OH आइंस क्या करेंगे, pH को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जो OH आइंस है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये जो 4CH3COOH पड़ा हुआ है जो कि डिसोसिएट नहीं हुआ था पहले, ठीक है, ये यहाँ पे हमें हेल्प करेगा। ये क्या होगा, हमारे पास ये जो OH आइंस थे इन्होंने ये जो पड़ा हुआ था ना 4CH3COOH इनके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और हमारे पास एसिडेट आइन देगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारे पास जो है वो pH इंक्रीज नहीं होगी। तो आप यहाँ पर आप देखो, दो ये जो कंटेनर है ना, ये वही चीज़ दोबारा बनाई हुई है। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि ये जो हमारे पास CH3COO नेगेटिव थे इन्होंने हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन किया, एसिड के जब हमने डाला तो हाइड्रोजन आइंस जो आए थे इन्होंने इसके साथ कंबाइन होकर हमारी pH जो है वो चेंज नहीं होने दी। तो ये एज अ यहाँ पर रिजर्व बेस के तौर पे काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन होकर pH को चेंज नहीं होने दे रहा। तो ये जो एंटिटी हेयर मौजूद है इसको हम रिजर्व बेस कहेंगे। ऑन द अदर हैंड जो चीज़ 4CH3COOH जो पड़ा हुआ था, जो डिसोसिएट ही नहीं हुआ था, उसने NaOH के साथ कंबाइन करके जब हमने बेस डाली ना, तो बेस डालने की वजह से जो pH इंक्रीज होनी थी उसको चेंज नहीं होने दिया। तो ये जो सेकेंड एंटिटी है ये यहाँ पर एज अ रिजर्व एसिड के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके pH को बढ़ा नहीं होने दे रही।
तो बात समझ आइए यहाँ पे। तो हमने इस एंटिटी को रिजर्व एसिड कहा और इस एंटिटी को रिजर्व बेस कहा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कैसे हम जो है वो मतलब अभी इस लेक्चर में कि किस क्या बफर क्या होता है। और आई नो कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी न्यू है और आप ना अगर इसको 2-3 दफ़ा सुनो ना तो ये आपको बिल्कुल अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, पहली बारी पे बेशक आपको समझ ना आए, लेकिन बार बार सुनने से ही ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हमने ये सीखा कि हम बफ़र के क्या होता है और हमारे पास एसिडिक बफ़र के क्या लाइक फॉर एग्जांपल क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे बनाते हैं। 2 चीज़ें याद रखनी है, वीक एसिड और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। जो अंदर का मैकेनिज्म समझाया है ये बेशक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लो, बस आपको ये समझ आनी चाहिए कि अच्छा क्यों ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन याद आपको बस ये होना चाहिए कि बफर क्या होता है, बफर क्या को हम कैसे बनाते हैं। अगर हमने एसिडिक बफर बनाना है तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं बस। बाकी की जो बात है ना वो बस फील लेने वाली है कि क्या अंदर कहानी ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।